आर्यन कुमार। 12 बजे हुए थे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर अभी बहुत दूर था और सुनील गुस्से में। अनीता, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और चुपचाप गाड़ी से उतर जाओ। सुनील, मुझे माफ कर दो। इतनी रात गए मैं घर कैसे आऊंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनील प्लीज। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी माफी। अगर तुम मर भी गई तो मेरे लिए अच्छा ही हो जाएगा। जान छूट जाएगी मेरी। जैसे ही अनीता गाड़ी से उतर गई, सुनील ने गाड़ी चालू कर ली और घर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन ये सब अब अनीता के लिए कोई नई बात नहीं थी। मारना, पीटना, 3-4 दिन भूखी रहना, नौकरों से भी बदतर हालात में थी अनीता। बारिश में भीगते हुए उस वीरान सड़क पर अनीता किसी पुतले की तरह खड़ी सुनील की कार को जाते हुए देख रही थी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो पैदल घर की ओर बढ़ने लगी। मन में सैकड़ों ख्याल आ रहे थे। ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। किसी गाड़ी के नीचे छलांग लगाकर खुद को खत्म कर दूं। अचानक अनीता को किसी के रोने की आवाज आने लगी। अनीता रुक गई और ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। पास ही में किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अनीता को बहुत अजीब लगा, क्योंकि आसपास न तो कोई गांव था न ही कोई बस्ती। तो उस बच्चे की आवाज आ कहां से रही है? इससे वो बहुत हैरान हो गई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई पीछे नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। अचानक वो आवाज एकदम से बंद हो गई। अनीता फिर से अपने घर की ओर बढ़ने लगी। दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मन ही मन में भगवान से लड़ रही थी। हे भगवान, आखिर मेरी क्या गलती थी? मैंने आखिर कौन सा पाप किया था जो मेरे नसीब में इतने निर्दयी लोग आ गए? इस स्त्री जन्म से तो मौत ही बेहतर है। अनीता अपने ही ख्यालों में घर की ओर बढ़ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद अनीता एक पुल पर आ गई। शहर से आने वाला गटर का पानी उस पुल के नीचे से नदी में मिश्रित हो जाता था। नाली का पानी बहुत जोर से बह रहा था। अचानक अनीता को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई। एहसास हुआ कि ये आवाज उसे पहले भी सुनाई दे रही थी। अब उसने बच्चे को ढूंढना शुरू किया। बच्चे की आवाज उस पुल के नजदीक से आ रही थी। अनीता ने झुक के देखा तो एक बच्चा नाली के नजदीक से रेंगते हुए ऊपर की तरफ आ रहा था। वो समझ गई कि किसी ने। अचानक उसके पैरों पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने नीचे देखा तो उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि उसके पैरों पर उसका पति सुनील खून से लथपथ उसकी ओर बेबस नजरों से देख रहा था। वो उससे मदद की भीख मांग रहा था। उतने में अनीता की नजर सामने की ओर गई और जो उसने देखा मानो उसके होश उड़ गए। उसने देखा सामने वही 12-13 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में एक लोहे का रॉड था जिससे खून की बूंदें टपक रही थी। वो लड़की अनीता के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अनीता की धड़कन रुक सी गई। अनीता की तरफ देखते हुए उसने जोर से आक्रोश किया और वो लोहे का रॉड सुनील की छाती में घुसा दिया। अनीता मैडम क्या हुआ? अनीता मैडम क्या हुआ? अनीता नींद से जग गई तो वो क्लिनिक में ही थी। अनीता मन ही मन बोली, बाप रे, कितना भयानक सपना था। अनीता का दिल धड़क रहा था। खुद को संभालते हुए उसने सिस्टर की ओर देखा। सिस्टर का चेहरा बड़ा परेशान दिख रहा था। क्लिनिक के बाहर एक कांस्टेबल खड़ा था। अनीता ने घड़ी में देखा तो सुबह के 6 बजे हुए थे। मैडम, आपको हमारे साथ चलना होगा। अनीता को ये सब अजीब लगा। वो एम्बुलेंस में बैठ गई। साथ में सिस्टर भी थी। जैसे ही एम्बुलेंस उस पुल पर पहुंची, वहां लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। अनीता नीचे उतर गई। उसने देखा कि कुछ दूरी पर सुनील की कार खड़ी थी। कार का एक टायर पंचर था। अनीता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। उतने में अनीता को किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आगे जाके देखा तो उसकी सास
जोर जोर से रो रही थी और जैसे ही उसने नीचे देखा तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। नीचे सुनील की लाश गिरी हुई थी। किसी ने उसकी छाती में लोहे की रॉड घुसाई हुई थी, बिल्कुल अनीता के सपने की तरह। वो बस डर भरी आंखों से उतने में उसने पीछे से कुछ लोगों की आवाज सुनी। डॉक्टर था, सुना है वो अवैध रूप से भ्रूण का लिंग परीक्षण करता था और अगर लड़की हो तो उसे अबॉर्ट करके फिट्स नाले में फेंक दिया करता था। ना जाने उसे किसने मार दिया। खुद पुलिस भी परेशान है। कहते हैं ना, पापियों का पाप अगर हद से बढ़ जाए तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में उनको सजा दिलवा कर ही रहता है। अनीता बस शांत खड़ी हुई थी। उसके कोख में पलने वाली बच्ची को अब जन्म लेने से कोई नहीं